और उन्हीं की वजह से देखो बाबा साहब ने कल्पना करी थी और सामाजिक गैर बराबरी खत्म हो, आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो, शैक्षणिक गैर बराबरी खत्म हो। और उन्होंने जिस टाइम उनका जन्म हुआ था वो किन विकट परिस्थितियों में गुजरे थे, क्या क्या उनके सामने समस्याएं थी, अधिकतर लोगों ने बाबा साहब को पढ़ रखा है। मैं स्वयं भी उनकी विचारधारा से प्रभावित हूँ और कई साथियों को पता होगा नहीं होगा, मैं फर्स्ट 2 बार विधायक बीएसपी से पढ़ा था। आपको सबको पता है वो किन्हीं तरीके से हमारे अधिकारों को कम करना चाहते हैं। अधिकार दिया हमको, वोटों का अधिकार दिया, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि हम गांव के लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम पिछड़े हुए लोग हैं। हमारे पास में या तो खेती है छोटी मोटी या छोटा मोटा धंधा है, ये हमारा एकमात्र आधार है। फिर गवर्नमेंट सर्विस, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस के आधार पर आज हम लोग सब यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन सरकारें धीरे धीरे उन गवर्नमेंट सर्विसों को कम कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिन विभागों में हमारी नौकरियां लगती थी, आज एयरपोर्ट में चले जाइए, आप हवाई अड्डे पे चले जाइए, उन सबको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। जयपुर एयरपोर्ट का संचालन अडानी कर रहा है, बॉम्बे एयरपोर्ट का संचालन अडानी कर रहा है। हमारी एयर इंडिया जो हवाई जहाज उड़ती थी वो सब टाटा को बेच दिया। एक तरह से सीधा तो आपका आरक्षण खत्म नहीं हो रहा, लेकिन जब डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएंगे तो आरक्षण आपको मिलेगा कैसे, बताइए मेरे को। जब डिपार्टमेंट ही नहीं बचेंगे, जब विभाग ही नहीं बचेंगे। आपको पता है पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे संसार में पैदा हुई है तो वो देश है भारत। ये युवाओं का देश है। 30 लाख का बैकलॉग आज की तारीख में बकाया पड़ा है, लेकिन उसको कोई भर नहीं रहा है। इनकी नीति में खोट है। वो ये चाहते हैं और 30 बार देश में जब सत्ता में आ जाते हैं तो रेलवे जैसे डिपार्टमेंट, अन डिपार्टमेंट, इनका भी हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। और प्राइवेटाइजेशन आपको पता है क्या होता है? पहले हमारा सबसे छोटी पोस्ट हवाई अड्डे पे कुली की होती थी, जिसको लोडर बोलते हैं, उसको भी तनख्वाह 70,000 रुपए मिलती थी। आज वो सेट हो गए, विभाग वही है, काम वही है, डिपार्टमेंट वही है, ये हमारे लड़के 12-12, 13-13 हजार रुपए में काम कर रहे हैं वहाँ पर। स्थिति है, आप सबको वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझना पड़ेगा। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य हम सब लोगों ने नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हमको, उनकी वजह से आज यहाँ तक खड़े। मेरा आपसे निवेदन है, आप बाबा साहब की भावना को कदर करो। आप बाबा साहब के अनुयायी हो तो देख लो उनके विचार क्या थे, देख लो उनकी बातें क्या थी। और साथियों कई लोग वैसे भी करते हैं, क्योंकि मैंने पूरा इस मामले को देख रखा है। आपको पता है कि भारत का संविधान बना था, बाबा साहब संविधान सभा के चेयरमैन थे, बाबा साहब संविधान सभा के चेयरमैन थे। कई लोग आरोप लगाते हैं और भी भाषण देते हैं, जिस टाइम बाबा साहब को संविधान सभा का चेयरमैन बनाया था उस टाइम भारत में सरकार किसकी थी? भारत में संविधान सभा का चेयरमैन बाबा साहब को किसने बनाया था? मैं ये नहीं कहता अधिकतम कांग्रेस हमारी पार्टी दूध की धुली है, मैं ये कह सकता हूँ जो सामने वाली पार्टी है उससे हमारी पार्टी 21 है, उससे हमारी पार्टी बाबा साहब की विचारधारा को मेल खाती है। तो जय भीम का नारा जोर से गूंजना चाहिए। और अगली प्रस्तुति को हम फिर प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं। तो अभी नारे का उद्घोष करते हैं और फिर अगली प्रस्तुति के लिए टीम को बुलाते हैं। जय भीम का नारा गूंजेगा, उससे हमारे कार्यक्रम की और शोभा बढ़ी। मीडिया बंधु